to Rising Suns Academy. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 7 जून 2021 और हम देखेंगे 7 जून का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, ऑल वाला सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो नए आए उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं करंट अफेयर। पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है। 7 जून यानी कि आज के दिन कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं 7 जून को। इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अच्छा, आपसे विश्व खाद्य दिवस पूछ ले तो कब मनाते हैं। अगर सिर्फ खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे पूछ लिया जाए तो मनाते हैं 16 अक्टूबर को। और अगर खाद्य के साथ सुरक्षा जुड़ जाए, ठीक है ना, खाद्य के साथ यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पूछा जाए, अगर सेफ्टी डे पूछा जाए तो कब, 7 जून यानी कि आज के दिन मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अच्छा, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, 1 जून को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब, 5 जून को। तो ये सारे दिवस हम मनाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब चर्चा कर लेते हैं विश्व खाद्य दिवस के ऊपर, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के ऊपर। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं आज के दिन। इस वर्ष की थीम याद कर लीजिए, क्या हो जाएगी थीम, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। यानी कि आज के दिन अगर आप भोजन की सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, सेफ करेंगे भोजन को, तो आपका एक स्वस्थ टुमारो यानी कि स्वस्थ कल आप देखेंगे। तो सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो यानी कि हेल्दी टुमारो के लिए आज के दिन आपको फूड की सेफ्टी करनी होगी। तो आप सभी भी भोजन की सुरक्षा करें, भोजन को बर्बाद ना करें, थाली में उतना ही खाना लें जितना आपको आवश्यकता हो, ठीक है ना, तो याद रखिए। अच्छा, इसके बाद ये सेलिब्रेट कौन करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन FAO के कोलैबोरेशन के साथ ये सेलिब्रेट करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आप सभी जानते हैं, इसके ऊपर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। और FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, दोनों संस्थाएं मिलकर इस दिवस को मनाती हैं, WHO और FAO। इनके ऊपर देख लेते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा में। इसके अभी जो वर्तमान डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, WHO के वर्तमान मैं बता चुकी हैं, डॉक्टर टेड्रोस एड्हेनोम। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर टेड्रोस एड्हेनोम इसके वर्तमान जनरल डायरेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद FAO पर आ जाइए। FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 1945 में। अच्छा, 16 अक्टूबर को FAO की स्थापना हुई थी, इसलिए विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर के दिन। अभी अभी मैंने बताया भी था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम शहर में है। FAO का हेडक्वार्टर इटली के रोम शहर में हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो वर्तमान हेड है वो है कौन, क्यू डोंग्यू। कौन, क्यू डोंग्यू इसके वर्तमान हेड हो जाएंगे FAO के, ठीक है। इसके बाद एक संस्था का नाम और आपको याद रखना है, इसी से संबंधित है, कौन, फसाई। क्या, फसाई। फसाई का नाम आप सभी ने देखा होगा, पढ़ा होगा। आप कभी भी बिस्किट खाते हो, चॉकलेट खाते हो, नमकीन खाते हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ आप खाते हो तो उसके पीछे आपको फसाई का अप्रूवल दिखता होगा, यानी कि उसको फसाई का परीक्षण किया जा चुका है, उस चीज़ का वो खाने योग्य है, ठीक है। तो कोई भी खाने पीने की जो वस्तु होती है उसको फसाई के द्वारा मानक प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो फसाई क्या है, भारत की एक अथॉरिटी है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत में जो खाने के मानक है वो निर्धारित करती है फसाई। फसाई की स्थापना यानी कि फाउंडेड हुआ था 2011 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में यानी कि न्यू दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन है वो है रीता टीओटिया, रीता
टियोटिया इसकी हेड हो जाएंगी और इसके जो वर्तमान CEO हैं वो कौन है, इसके CEO हो जाएंगे अरुण सिंघल। कौन, अरुण सिंघल इसके CEO हो जाएंगे फसाई के। तो ये संस्था याद रखिए, तीनों के नाम याद रखने हैं आपको। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो मनाता है WHO, किसके साथ मिलकर, FAO के साथ। और अगर आपसे खाद्य दिवस बस पूछ ले, वर्ल्ड फूड डे, तो कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सारे पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ही मैं आपको बता रही हूँ, तो सारे नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं। तो ये बन गए हैं डेविड डियोप। डेविड डियोप को मिला है इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। तो इनका नाम याद रखना है आपको, डेविड डियोप। और डेविड डियोप कहाँ के हैं, डेविड डियोप हैं फ्रांस के। और ये ऐसे पहले फ्रांसीसी हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। और ये इनको इनके उपन्यास के लिए मिला है। उपन्यास का नाम क्या है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। क्या, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये इनका उपन्यास, इसका नाम याद रखिए, ब्लड ब्लैक, ऐसा कुछ याद कर लीजिए, डेविड ड्यूप। तो ये उपन्यास है, इस उपन्यास के लिए इनको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है। अच्छा, दो पुरस्कार है, एक है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज और एक है मान बुकर प्राइज, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये उस कृति को दिया जाता है जो कि अंग्रेजी भाषा में अनुवादित, यानी कि इसको दोनों ही अंग्रेजी भाषा के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो मान बुकर पुरस्कार केवल उस उपन्यास को या उस कृति को मिलेगा जो अंग्रेजी भाषा में ही रचित है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ही रचना जिसकी हुई है, तो उसे मिलेगा मान बुकर पुरस्कार। लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज उसको भी मिल सकता है जिसका अनुवाद इंग्लिश में हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब वो किसी भी भाषा में है पर उसका अनुवाद अगर इंग्लिश में हो गया है, उसका ट्रांसलेशन अगर अंग्रेजी में हो गया है, तो उस उपन्यास को मिल सकता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। लेकिन जो मान बुकर पुरस्कार है इसे उन्हीं कृतियों को दिया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में रचित हैं, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। और डेविड डियोप फ्रांस के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको ये उपन्यास, इनके उपन्यास के लिए ये प्राइज मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। उपन्यास का नाम एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, याद कर लीजिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है, याद रखिए। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, संध्यक क्या है, एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत, युद्ध पोत, लड़ाकू हवाई जहाज या फिर टैंक। तो संध्यक है एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत, ठीक है। और ये क्या है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि भारतीय सेना से ये हो गया है रिटायर। तो भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्यक 40 वर्षों तक इसने अपनी जो है सेवाएं दी हैं और अब ये हो गया है सेवा से मुक्त, यानी कि रिटायर्ड हो चुका है, इसलिए ये हाल ही में अभी चर्चा में रहा, ठीक है। तो ये इस कमीशन कब हुआ था, इसका कमीशन हुआ था 1981 में। 1981 में ये भारतीय सेना में कमीशन किया गया था और 2021 में ये रिटायर हो गया है। तो लगभग 40 वर्षों की इसने सेवाएं दी हैं, ठीक है। तो इसने बहुत सारे, ये सर्वेक्षण पोत है तो बहुत सारे सर्वेक्षण किए इसने, ठीक है, सर्वेक्षण मिशन। और इसके जो मिशन आपको याद रखने हैं वो पूछे जा सकते हैं। 2 मिशन है जो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से मिशन है इसके जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है, एक तो याद रखना है आपको ऑपरेशन पवन। क्या, ऑपरेशन पवन, और ये हुआ था 1987 में ऑपरेशन पवन हुआ था। कब, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता करने के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन पवन में इसने भाग लिया था हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्यक ने। इसके बाद याद रखना है आपको ऑपरेशन रेनबो। ऑपरेशन रेनबो हुआ था 2004 में। तो 2004 में जो सुनामी आई थी, तो उस सुनामी के बाद जो मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया गया था संध्यक का, ठीक है। तो दोनों याद रखिए, ऑपरेशन पवन श्रीलंका 1987 और ऑपरेशन रेनबो 2004 सुनामी के समय सहायता के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर था, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त हुए हैं रणजीत सिंह डीसले। रणजीत सिंह डीसले को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है और ये भारतीय शिक्षक हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है,
प्रश्न आपको बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा सा प्रश्न है। पहले तो मैं पूरा प्रश्न पढ़ देती हूँ। क्या है? कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक पर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सीधा सीधा प्रश्न है कि एक ऑनलाइन पोर्टल है बाल स्वराज जो कि लॉन्च किया गया हाल ही में। तो ये किसने लॉन्च किया है? किस आयोग ने लॉन्च किया है? ठीक है, और ये किससे संबंधित है? कोविड-19 से संबंधित है। और तीसरा किस चीज़ के लिए है? तो ये है कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित। ठीक है, क्लियर है अब? और ये लॉन्च किया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये ऐप है, लॉन्च किया गया है बाल स्वराज। किसके लिए है ये? ये ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड के समय अपने माता पिता को खो दिया है, ठीक है, या फिर जिनके माता पिता नहीं रहे और उनको इस समय सहायता की आवश्यकता है, तो ये उन बच्चों से संबंधित है, उनको सहायता पहुंचाने को लेकर है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्या को देखते हुए और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज, ठीक है, लॉन्च किया है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा? सभी बच्चे जिनको पारिवारिक समर्थन नहीं प्राप्त है, जिनकी देखभाल नहीं हो रही है, तो अब उनको किशोर न्याय अधिनियम, एक किशोर न्याय एक्ट है 2015, तो उसकी धारा 214 इसके तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता की जाएगी। ऐसे बच्चों के लिए अधिनियम के तहत दी गई सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो किया जाना चाहिए, किया जाएगा, और उन बच्चों की जो भी हित है, उनकी भलाई के लिए, उनकी देखभाल के लिए सारे कार्य जो भी हैं संभव किए जाएंगे। अब ये पोर्टल काम क्या करेगा? तो ये पोर्टल दो तरीके से काम करेगा। पहला क्या करेगा? तो ये पोर्टल करेगा उन बच्चों की ट्रैकिंग करेगा जिन बच्चों ने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों का डेटा जो है अपलोड किया जाएगा इस पोर्टल पर। इसके अलावा ये उन बच्चों का पता लगाने और उनकी निगरानी करने के उद्देश्य से भी बनाया गया है जिन्हें वास्तविक समय में डिजिटल रूप से देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक तरीके से डिजिटल रूप से सुरक्षा और देखभाल प्रदान करेगा। ठीक है, किनको? बच्चों को। और दूसरा क्या करेगा? उन बच्चों का एक डेटाबेस भी तैयार करेगा, उनकी ट्रैकिंग भी करेगा जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है कोविड-19 के दौरान। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टल का नाम याद रखना है, बाल स्वराज। ठीक है, बाल स्वराज किससे संबंधित है? कोविड-19। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? ऑप्शन है आपके नितिन राकेश, जेरी विंड, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो नितिन राकेश और जेरी विंड, इन दोनों ने, इनका एक बुक है, जो एक अभी बुक है हाल ही में, एक इसी सप्ताह इसी वीक में लॉन्च हुई थी, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो इस बुक के लिए, इस पुस्तक के लिए इनको अवार्ड दिया है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ये जीता है इन्होंने, नितिन राकेश और जेरी विंड। नितिन राकेश कौन है? तो नितिन राकेश एक प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवा उद्योगों में प्रतिष्ठित लीडर हैं। ठीक है, और ये एक IT प्रमुख MP हैसिस इसके वर्तमान CEO कार्यकारी निदेशक हैं। इसके अलावा जेरी विंड एक बहुत ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद हैं, और आपने एक पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, तो उस यूनिवर्सिटी के एक स्कूल, वाइटन स्कूल में ये मार्केटिंग के प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक बुक बनाई थी, एक बुक लिखी थी, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इस बुक के लिए इनको दिया गया है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का। ठीक है, इस बुक में क्या है? तो इस बुक में क्राइसिस के समय जो व्यापार होते हैं, व्यापारिक मालिक होते हैं, तो उनको ये जानकारी मिलेगी कि संकट के समय भी वो अपने व्यापार को कैसे स्थिर रख सकते हैं, उनका व्यापार कैसे फल फूल सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों में ये बुक मदद करेगी। ठीक है, नाम याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। किसकी बुक है? नितिन राकेश और जेरी विंड की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा हाल ही में कृत्रिम सूर्य परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। चीन देश ने कृत्रिम सूर्य का परीक्षण किया है जिसका नाम है ईस्ट इसका नाम है, कृत्रिम सूर्य बनाया है।
और ये जो वास्तविक सूर्य है उससे 10 गुना ज़्यादा क्षमता युक्त है, 10 गुना ज़्यादा कार्यशील है, यानी कि उसकी जो क्षमताएं हैं वो 10 गुना ज़्यादा हैं। और इसने अभी रिकॉर्ड बनाया था, कृत्रिम सूर्य ने जो बनाया है ये ईस्ट नाम का चीन ने, इसने 10 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड के लिए इसका जो टेम्परेचर है वो वास्तविक सूर्य से भी 10 गुना ज़्यादा पहुंच गया था। ठीक है, तो ये चीन नाम है ईस्ट। कृत्रिम सूर्य का परीक्षण किया है किसने? चीन देश के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड की किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये है डेवॉन कॉनवे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं और पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने, किसका? सौरभ गांगुली का। तो डेविड कॉनवे कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। हालांकि इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जन्म हुआ था, लेकिन ये खेलते हैं कहाँ के लिए? न्यूजीलैंड के लिए। तो है खिलाड़ी ये न्यूजीलैंड के, डेवॉन कॉनवे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइज आज के लिए आपका प्रश्न है, किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन से आपके जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा, अजय चक्रवर्ती, कृष्णा तीरथ या फिर मीनल चौधरी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। आप सभी के एग्जाम भी स्टार्ट होने ही वाले हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।